चलिए, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है स्टाफिंग। अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको हमने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहले किसी भी मैनेजमेंट को करना होता है तो सबसे पहले वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग ये करता है कि उसे करना क्या है। प्लानिंग के बाद वो सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। सो फिर हम लोग देखते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत अच्छे से देख लिया। आज जो हमारा एजेंडा है वो है स्टाफिंग का। आप लोग भी समझते हैं स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब जब आप कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देते हो, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। क्लियर? स्टाफिंग और अगर डिटेल्ड में देखा जाए तो स्टाफिंग बेसिकली है क्या, इज द मैनेजरियल फंक्शन। सबसे फर्स्ट द स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजरियल फंक्शन 5 होते हैं। फर्स्ट इज द POSDC, इसको जो हम बोलते हैं ट्रिक में, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो दिस इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। एक तो फिलिंग करना, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे और कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनरली रिप्लेसमेंट होता रहता है, या किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई सो फिर वो स्विच कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड कीपिंग फिल्ड। हमेशा वो फिल्ड रहना, द पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर? सो स्टाफिंग इज जस्ट ऑल अबाउट जब हम कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, उसे स्टाफिंग कहा जाता है। एज सिंपल इज दैट। करेक्ट? दैट नेक्स्ट इन्वॉल्व स्टाफिंग इन्वॉल्व, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है और ये डायलॉग आपको आपके आंसर्स में भी लिखना चाहिए। दैट इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पहले आप ये बात करिए, फाइंडिंग द राइट पर्सन। फाइंडिंग द राइट पर्सन, जब हम राइट पर्सन को फाइंड करते हैं राइट जॉब के लिए, राइट जॉब के लिए। सो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आगे, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास राइट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कभी भी कोई जॉब आता है तो उसमें पहले एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होता है। इफ द स्कूल इज सर्चिंग फॉर अ गुड टीचर, देन दे कंपल्सरी मेंशन दैट कि वो उसका बीएड कंपल्सरी होना चाहिए, इतने ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंट, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी। तो हम जब भी देखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। एक मैनेजर के लिए एमबीए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या बोला सबसे पहले, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। और वो राइट जॉब राइट टाइम पर कर रहा है, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग की फैक्टर में देखते हैं सही समय पर काम हो जाए, क्योंकि आजकल समय का ही वो है। सो राइट टाइम के लिए। क्लियर? इन द न्यू एंटरप्राइज स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही होगा, क्योंकि न्यू का तो पूरा का पूरा स्टाफ नया का नया खरीदना है। लेकिन अगर कोई ओल्ड है तो आप ये मत समझिए कि वहां पर क्या होगा, वहां पर आप लोगों को न्यू तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अपने अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड करना ही पड़ता है। आप ये मत समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन वेल एस्टैब्लिश्ड है तो कभी भी वो किसी को फायर नहीं करेगी या वहां से कोई स्विच नहीं करेगा। सो डेफिनेटली हमेशा ये होता है कि वो लोग भी अपने स्टाफ को क्या करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। इफ समवन इज नॉट डूइंग द राइट टास्क तो फिर वो लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं। सो फॉर बोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर न्यू एज वेल एज ओल्ड एंटरप्राइज, स्टाफिंग इज कंपल्सरी। मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ देर आर नीड्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एडवांटेजेस, मेरिट्स, ये सारी चीजें कह सकता है। क्लियर? सबसे फर्स्ट, फिलिंग फिलिंग द रोल्स, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ये जॉब को फिल करता है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है राइट, द पर्सन हु इज राइट। कॉम्पिटेंट मतलब उसके लिए एलिजिबल है, ये सही वर्ड है, दैट इज एलिजिबल। जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उस जॉब पोजीशन के लिए एलिजिबल है, उससे उसको फिल करना, इज इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब जब वो कोई रोल, अगर कोई जॉब जॉब पोजीशन खाली है, उस पर राइट पर्सनल को वहां पर रखना। सेकेंड, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना। ये राइट पर्सन राइट जॉब क्या है, आपको भी पता है कि हर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब हम उसको उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम देते हैं तो वो बहुत अच्छे से करता है। समवन इज गुड इन फोटोग्राफी तो हम उसको फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में भेजें। समवन इज गोइंग इन डूइंग गुड इन अकाउंटिंग, सो फिर हम उसे अकाउंटेंट का काम दें। समवन इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट तो हम उसको मैनेजिंग का काम दें। ये सारी चीज़ें अभी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे स्पेशली देखी जाती है। जब आप कॉलेज लेवल पर आते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, और जैसे आप कोई क्लब का हिस्सा है, जैसे फाइनेंस क्लब है या कोई क्लब का हिस्सा है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो कोई रील्स बनाने में बहुत अच्छा है तो बच्चा फोटोग्राफी पे टिक कर देता है। तो जब भी कोई इवेंट होगा तो उस बच्चे को रील्स और इन सब में देख, क्योंकि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये हम लोग इस तरीके से उस बच्चे के अंदर का जो वो छुपा हुआ है वो
कोई बोलता है मैं मैनेज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो हम उसे मैनेजमेंट में देते हैं। तो हम लोग कॉलेज लेवल पे ही बच्चों को ट्रेन करना शुरू करते हैं कि इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कोई बोलता है कि मैं ना इसके लिए प्रमोशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मीन्स अगर मुझे पासेस को सोल्ड आउट करना है तो मैं कन्विंस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो ही इज़ गुड इन मार्केटिंग। अभी उसको लग रहा है कि वो, अभी हम उसको छोटी छोटी सी फोटोग्राफी, तो क्या पता वो आगे जाके एक बहुत बड़ा इवेंट फोटोग्राफर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। राइट जॉब पे रखोगे तो उसकी जो अंदर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लो करती हैं। लेकिन उसको कोई ऐसा काम दे दिया, हाँ हो सकता है, देर आर अगेन टू ऑप्शंस, हो सकता है वो उस नई जॉब से कोई नया सीख जाए, हो सकता है फिर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो खो दे। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपको भी पता है देर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज फिजिकल रिसोर्स, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दिस पैनल, ये क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज। सेकेंड जो होता है पैसा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और आपको भी पता है जब ह्यूमन रिसोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है तो फिर सारे रिसोर्सेज अपने आप सफल हो जाते हैं। इस देख लीजिए अभी रतन टाटा जी, वो अपने इसके रिसोर्सेज पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा वो देते थे। वहाँ की ट्रेनिंग्स, कहते हैं टाटा की ट्रेनिंग जो होती है, टाटा कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है वो बेस्ट इन दी वर्ल्ड होती है, बेस्ट इन दी वर्ल्ड। वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रेन करता है, क्योंकि एम्प्लॉय एक बार ट्रेन है तो वो मशीन को अच्छे से यूज़ करेगा और पैसे का सही यूटिलाइजेशन करे। आपने पैसे पे ध्यान दिया और फिजिकल रिसोर्सेज पे ध्यान दिया और ह्यूमन पे ध्यान नहीं दिया, तो ह्यूमन पे ध्यान दे दोगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से वो करेगा। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ किससे है? सही पर्सन से ग्रोथ है। क्लियर? तो इसमें हमने टेक अवे देखा, सबसे पहले फिलिंग द जॉब, सेकंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और ग्रोथ। ये तीन चीजें प्रॉपर स्टाफिंग से होती हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग में क्या होता है, उस ह्यूमन का हम लोग सही से यूज कर पाते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है टू द फुलेस्ट। ऑप्टिमम का मतलब होता है टू द फुलेस्ट। उसमें जितनी कैपेबिलिटी है वो उसको उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज करता है। सो दैट इज टू द फुलेस्ट, उसको सही कैपेबिलिटी में यूज करना। वो कब कर पाएंगे? जब हमने सही पर्सन को चूज किया होगा। कहते हैं कि अगर एक गलत एम्प्लॉय को रख दिया जाए तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अप से डाउन ले जा सकता है, और एक ही अच्छे एम्प्लॉय को रख दिया तो वो नीचे से ऊपर ले जा सकता है। दैट ऑल डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, हेल्प्स इन कंपीटिंग। आपको भी पता है दिस इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आपको पता है ह्यूमन बहुत अच्छा होता है, इसलिए आजकल तो खरीदने का भी बिजनेस चलता है मार्केट में। अगर ये सीईओ अच्छा है तो आप इसको खरीद लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट है, वो एम्प्लॉय नहीं है, एसेट है। तो कंपटीशन में बहुत मदद करता है इफ यू हैव अ गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, if you have a good human resources. Next, improve job satisfaction and morale of the employee. अगर आपने सही पर्सन को सही जॉब पे रखा है तो उसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मोरल भी बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। सपोज मेरा कोर एरिया टीचिंग है, अगर मैं टीचिंग में उसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ पे मुझे होना था, मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, मेरा मोरल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसी फील्ड में चला गया जो मेरा कोर एरिया नहीं है, तो फिर मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन, मुझे लगेगा मैं ये क्यों आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। दैट डे ऑल्सो वी हैव डिस्कस। आपको पता है इसके पीछे एक बैकग्राउंड था जो उस दिन हमने डिस्कस करा था, फिर हम रिपीट करते हैं। पहले ऐसा होता था, पहले एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा नहीं होते थे, पहले बहुत छोटे छोटे होते थे। सपोज 10 एम्प्लॉई हैं तो जो ओनर होता था उसको नाम भी पता रहता था, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी सैलरी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छे से काम करता है। तो जो ओनर होता था वही सारी चीज़ें क्या देख लेता था, वही सारी चीज़ें देखता था। बट जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ते गए, आज आपको पता है जैसे टाटा, रिलायंस, इफ आई टॉक अबाउट द गुड कंपनीज, वहाँ पे 5,000 10,000 एम्प्लॉई हैं। अब इतनों का नाम याद करना, एक एक की कितनी सैलरी है, एक एक ने कितना बोनस, किसने एक्स्ट्रा काम करा है, ये करा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़े वैसे वैसे एक डिपार्टमेंट का ओरिजिनेशन हुआ, उस डिपार्टमेंट का नाम दिया। खैर उसको डिपार्टमेंट का नाम तो एचआरडी होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के आने से लेके एम्प्लॉय के जाने तक जितनी भी सारी चीजें होती है, दिस डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ। ये ध्यान रखता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट, सॉरी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्लियर? मतलब कौन से मैं आपको बता दूं, उनका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, नए एम्प्लॉयज को कैसे लाना है। सपोज एक स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में एक टीचर ने एकदम से इमीडिएटली छोड़ दिया इन द मिड सेशन। अब ये वैकेंसी कहाँ पे पोस्ट करनी है, नया वाला टीचर कैसे आएगा, उसका इंटरव्यू कैसे स्केड्यूल कराना है, डेमो कराना है, उसका पे क्या डिसाइड करना है, उसे कौन सी क्लासेस देनी है, और फिर वो उसका पूरा प्रॉब्लम उसको कोई नहीं आ रही, सारी चीज़ें कौन देखेगा? एचआरएम देखेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखेगा। डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? मैनेजर।
तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कौन देखेगा, HRM देखेगा। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी हैं, जिनमें एम्प्लॉयज़ को संभालना थोड़ा सा अकेले एक ओनर के हाथ में नहीं है, सो वो सेपरेटली डिपार्टमेंट बना देता है जो इस चीज़ का ध्यान रखता है। क्लियर। और स्टाफिंग इसका एक पार्ट है। स्टाफिंग मतलब मैं कहता हूँ जब से आपने वो वैकेंसी पोस्ट करी है तब से लेकर उसके जाने तक इस पूरे को यू वी कैन से द बिग बलून इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स HRM एंड द स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। उसका एक पार्ट है स्टाफिंग, एक पार्ट है उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना, सिलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा। उसको कोई प्लेसमेंट में भेजना है, उसको फॉरेन में भेजना है, उसकी करियर प्लानिंग करनी है, उसका प्रमोशन करना है, ये सब HRM में आता है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी विच आई विल सेंड यू कि HRM करता क्या क्या है। उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं। क्लियर हो रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। सो HRM एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक पार्ट स्टाफिंग है, उसका एक पार्ट स्टाफिंग है। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। बहुत ईजी है और बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप खुद सोच लीजिए, इसको पढ़ने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने नई नई एक कंपनी खोली है, अब मुझे लोगों को रखना है। सो व्हाट प्रोसेस डू आई फॉलो। सबसे पहला, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में आप लोगों को कितने लोगों की जरूरत है, सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि आपने अगर एक एक्स्ट्रा कर दिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉस्ट लग जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका जो मेन गेट है उस पर 2 गार्ड खड़े चाहिए या 1 गार्ड चाहिए, ये भी स्टाफिंग है। अगर आपने 2 गार्ड रख दिया और वो 10,000 रुपीज कॉस्ट का है तो 10,000 आपके एक्स्ट्रा लग गए। इसलिए आपको डिसाइड करना होता है, वो भी खैर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे समझ से, एक्सपीरियंस से और एक्सपर्ट नॉलेज से होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट हाउ मच मैन पावर डू यू रिक्वायर। पहला, तो सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या करा कि मुझे 10 चाहिए। एक स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि हमारा दिन भर टीचिंग में स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिन सब में चले जाते हैं। सपोज मैंने एक स्कूल ओपन करा है और उसमें मुझे 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हाउ मच पीपल डू आई रिक्वायर। तो मेरा आंसर आया दैट इज 10। दैट इज क्या आया, 10। सेकेंड, रिक्रूटमेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सर्चिंग द सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव मतलब द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट। सो सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अब इनको सर्च करना है। 10 तो मेरे मन ने कहा कि मुझे 10 चाहिए, एक इंग्लिश का चाहिए, एक सोशल का चाहिए, एक हिंदी का चाहिए, एक इसका चाहिए, अलग अलग ऐसे 10 टीचर चाहिए। अब मैं इसको ढूंढूंगा कैसे, दैट इज कॉल्ड द सर्चिंग। दैट इज व्हाट, दैट इज सर्चिंग। अब सर्चिंग के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। न्यूज़पेपर में दे दूं, Naukri.com पे दे दूं, लिंक्डइन पे दे दूं, इंस्टाग्राम पे दे दूं, अपने टीचर्स ग्रुप में पोस्ट कर दूं, रिक्वायरमेंट ऑफ दीज टीचर्स ऐसे करके दे दूं। कॉल से किन्हीं ओल्ड टीचर्स को जानता हूं तो पूछ लूं, आर यू सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब, तो यहाँ मेरे आ जाइए। ऐसे करके मैं ढूंढता हूँ। तो ढूंढने पर मेरे पास इस 10 के लिए, 10 के बजाय बहुत अच्छा क्राउड आ जाता है, 100 आ जाता है। और ऑब्वियस ये बात है, मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे उतनी चॉइसेस आपके पास रहेगी। एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई जब मैं एलन कोटा के लिए अप्लाई कर रहा था तो एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग 28 टीचर्स वहाँ पे थे, 28 टीचर्स। तो एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 28 टू 30 टीचर्स थे। फिर सिलेक्ट होते 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 कम होते 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 3 बच गए थे बस हम। तो ऐसे क्या कहा जाए कि वहाँ पे 100 टीचर्स मेरे पास आ गए। कितने आ गए, 100 टीचर्स आ गए। ये क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब सर्च करना, ढूंढना। लेकिन ढूंढने के बाद क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। आप सब लोग रियलिटी शोज और ये सब देखते हैं, रोडीज और ये रियलिटी शो देखते हैं। जब आप उनके ऑडिशंस देखते हैं, देखिएगा कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है, लाइन से लाइन लगी हुई होती है। दैट इज व्हाट, दैट इज द रिक्रूटमेंट। वो क्या है, रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट देखो, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी चॉइसेस मेरे पास होंगी, और चॉइस से क्या होता है, बेस्ट सिलेक्शन होता है। आए कितने थे, 100, मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं, दैट इज कॉल्ड 10। दैट इज कॉल्ड 10। आज आप कोई भी चीज लेते हैं उसके बारे में कितने सर्च करते हैं। एक फोन लेते हैं तो 10 फोन पहले देखते हैं। तो वो जो 10 फोन देख रहे हैं दैट इज रिक्रूटमेंट, और जो एक फोन लिया वो क्या हो गया, सिलेक्शन। क्लियर। लेकिन सिलेक्शन काफी नहीं है, मैंने उन 10 को सिलेक्ट तो कर दिया, अब मैं उनका करूंगा प्लेसमेंट और नेक्स्ट करूंगा ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है मुझे उनको कौन सा सब्जेक्ट देना है। सपोज मैं स्कूल में गया, मैं एक स्कूल में गया, वहां पे मैंने बोला आई टीच अकाउंट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएस, ऑल द 3 सब्जेक्ट। उन्होंने मुझे तीनों के मेरे डेमो ले लिया, अकाउंट भी लिया, इको भी लिया, बीएस भी ले लिया, तीनों ले लिया। लेकिन उन्होंने जब देखा तो ऑलरेडी एक अकाउंट्स का था और एक बिजनेस स्टडीज का था। उन्होंने कहा सर विल गिव यू इकोनॉमिक्स और विल गिव यू बिजनेस स्टडीज।
तो प्लेसमेंट का मतलब है मुझे आपको कहाँ पे प्लेस करना है, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड एज पर देयर एक्सपीरियंस कि उनको आपको प्लेस कहाँ करना है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन, बिकॉज आई डोंट नो द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मैं पुराने एम्प्लॉयज को नहीं जानता हूँ, और ऑब्वियस बात है आप भी कहीं नई प्लेस पर जाते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत अटपटा लगता है। मैं भी एक जगह क्लास 10 में था तो एक जगह बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ पे गया था जॉब करने, तो उन्होंने कहा था कहीं भी जाएंगे ना तो 2-3 दिन अटपटा लगता है, चौथे दिन से आप थोड़े थोड़े हैबिचुअल हो जाता है, तो बोला था 3 दिन आपको प्रॉब्लम आएगा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। लेकिन अगर मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ये टीचर है, ये टीचर है, आपको कभी प्रॉब्लम हो तो ये पर्सन है, कुछ ऐसी इशू हो, अगर मुझे फर्स्ट डे ही मेरा ओरिएंटेशन करा दिया जाए तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सपोज मैं गया और एंड दे हैव इंट्रोड्यूस मी टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कि ये टीचर हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये हैं, ये हैं, आप इनसे इंट्रोड्यूस हो जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मान लो मैं नहीं आ पाता हूँ या मैं नहीं आ पाती हूँ तो आप इनसे कंसर्न शेयर करें, इनसे, तो आपका काम ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि अब आप जानने लग गए। जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आया तो हम उनको बोल देते हैं कि बेटा ये है, कुछ भी आए तो मेरे को बोलना ये है, वॉशरूम ये है। ओरिएंटेशन मतलब आपको इंट्रोड्यूस करा देना एम्प्लॉयज़ से। जब आप कॉलेज में भी जाएंगे ना तो आपकी ओरिएंटेशन डे होता है जिससे फैकल्टीज़ और सीनियर आपसे मिलते हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा सा नया रूप दे दिया, पार्टी होती है, उसको ओरिएंटेशन डे बोल देते हैं और पार्टी वार्टी का रूप कर देते हैं उसको। क्लियर, तो पार्टी हो जाती है और गेट टुगेदर हो जाती है और मिलना हो जाता है। हर कॉलेज का रूल है, आप बस जाएंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, अभी कहीं पे भी ग्रेजुएशन में, तो आपका ओरिएंटेशन डे होगा। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज उसके बाद आपको भी पता है एम्प्लॉय आ गया तो ऐसा नहीं है, अब वो आ तो गया लेकिन बहुत आपको भी पता है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट भी हमारा एक चैप्टर है, हम पढ़ते हैं कि चीज़ें बहुत बदलती जाती है समय। आप देखो आज अपना आपका वर्ल्ड कितनी फास्टली एकदम चेंज हो रहा है, सो उसको क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत। और मैं कहता हूँ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। टीचर लोग कहते हैं जैसे हमारी कभी छुट्टियाँ होती हैं और ये होती हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार छुट्टी के दिन ट्रेनिंग रखते हैं। मैं कहता हूँ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, पढ़ाने से भी अच्छा ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेन व्हेन द ट्रेनर इज ट्रेन, जब मैं ट्रेन रहूँगा तब मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाऊंगा ना। मैं ट्रेनिंग से बच रहा हूँ, कहता हूँ छुट्टी करके मैं तो आराम से सोऊंगा, तो फिर वो मैं ट्रेनिंग को बेस्ट पार्ट कहता हूँ। इसलिए अभी नेक्स्ट वीक में भी मैं आउट ऑफ टाउन हूँ 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए, उसको विहासा करके बोलते हैं, वो वर्ल्ड वाइड होती है, उसके लिए बहुत कम लोग होते हैं, तो वो मेरी 20 to 24 नवंबर 4 दिन की वहाँ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मैं ट्रेन हूँ तब मैं आपको ट्रेन करूँगा, और मैं ओल्ड स्ट्रैटेजी से पढ़ाता हूँ तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। क्लियर, सो ट्रेनिंग एंड कमिंग बैक टू डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, एक्टिविटीज़ कराओ, ये कराओ, कुछ कुछ उसको सर्कुलर्स दो। हमें तो बहुत स्टडी करने के लिए भेजा जाता है ग्रुप पर, ये स्टडी करिए, ये बच्चों को बताइए। और आपको भी पता है अभी हमारा एक नया पैटर्न आ गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपके पेपर में मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको CBQ कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आज मीटिंग में वही डिस्कस हुआ कि जो प्री बोर्ड्स और स्पेशली 10th और 12th उनको CBQs पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके ग्रुप पे शेयर करा है, 2 दिन पहले की बात है, एक पूरी PDF है, होपफुली आप सबने देखा है उसको। CBQs नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मूविंग टू नेक्स्ट, और इसी के साथ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें और भी होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, करियर प्लानिंग होता है, आगे है वो हमने स्लाइड्स में डाला है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, दैट इज अब इसको हम लोग और डिटेल्ड में देखेंगे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट।